ओके, हमारी क्लास का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जनरल स्टडी की क्लास है अपनी। काफी चर्चित रहा है अभी पिछले कुछ दिनों में यह टॉपिक हमारा, तो इसी को हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो कोई ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी भारत की 2 शिक्षा नीतियां बन चुकी हैं, एक जो थी 1968 और दूसरी 1986। ठीक है, अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये 2020 में इसको अनाउंसमेंट मिली है। 19 में इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था जिसको पब्लिक डोमेन में रख दिया गया था और जनता से सुझाव मांगे थे कि शिक्षा नीति में क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं। इस पर लगभग 1,25,000 सुझाव आए भी थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार ने इसमें सम्मिलित किया और इस शिक्षा नीति का प्रारूप फाइनली रूप से जो है लागू कर दिया गया। अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति का जो शुरुआत है वो 2015 से हो गई थी और उसमें एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था के कस्तूरीरंगन। इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कमेटी है के कस्तूरीरंगन कमेटी। नई शिक्षा नीति का प्रारूप इन्होंने तैयार किया है। शिक्षा नीति का जो मूल्य उद्देश्य है वो एजुकेशन सेक्टर में भारत को सुपर पावर बनाना है या एक बहुत ही एम्पावर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहां हर सेक्शन को टच किया जा सके और जितने भी अलग अलग डायमेंशन है शिक्षा के उसमें काफी सारे चेंजेस लाकर एक मजबूत ढांचा शिक्षा का बनाए, है ना। और जो वर्तमान जितनी भी खामियां हैं भारतीय शिक्षा पद्धति में उसे एनी हाउ भारतीय शिक्षा पद्धति से दूर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है HRD मिनिस्ट्री, उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब हम उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे और इस नीति के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिन परिवर्तनों को हम विशेष रूप से 2 क्षेत्रों में देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं स्कूल लेवल पर और एक हम देख सकते हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा या हायर एजुकेशन शिक्षा में क्या व्यापक परिवर्तन हुए उसको कुछ की पॉइंट के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे आज की इस क्लास में। शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो जो शिक्षा नीति हमारी है ये विशेष तौर पर शिक्षा नीति लागू होने का जो अनुमान है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2023-24 है, लेकिन पूर्णतः लागू होने का जो अनुमान जो वेरियस एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं वो ये है कि 2035 से 2040 तक ही ये पूरी तरह से शिक्षा नीति लागू होगी। इस क्लास में हम ये जो शिक्षा नीति है ये आपको HRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर लगभग 300 पेजेस के फोल्डर में अवेलेबल है, परंतु इतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत चीजों को कंसाइज करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी। इस शिक्षा नीति के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो हम सारा का सारा इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अब हमें मिल चुकी है, ठीक है, परंतु इसका जो बनने का समय है वो 15 से शुरू हो गया था। कि कस्तूरीरंगन समिति और भी कुछ समितियां थी पहले, वो आपके काम की नहीं है। कि कस्तूरीरंगन समिति ने इसका प्रारूप बनाया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले भी हमारे पास कुछ शिक्षा नीतियां थी। उदाहरण स्वरूप ये 2 बोर्ड पर लिखी हुई हैं। मैम के कस्तूरीरंगन ने नई शिक्षा नीति के लागू करने की संभावना जो है, हाँ, ये नई शिक्षा नीति 2015 वाली। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन एक्सपर्ट, उनका अनुमान है कि शिक्षा नीति को इसकी इतनी सारी डायमेंशन है, इसको लागू होते होते 2035 से 40 लग सकता है, परंतु सरकार का ये अनुमान है कि ये नीति 2023-24 में ही वो लागू कर देंगे और इस नीति के परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर उम्मीद लगाई जा रही है
कि भारतीय शिक्षा पद्धति में ग्लोबल लेवल पर चेंजेस होंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षा नीति का अगर आप एम देखेंगे तो है इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, है ना। क्या उद्देश्य वो बोर्ड पर लिख दे रही हूँ, मेकिंग इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। मैम, जो पुराना इंडिया था जो विश्व गुरु कहलाता था, इसका एम मतलब उसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, फिर से पूछो। पुराना इंडिया था उसे मतलब विश्व गुरु कहते थे, तो इसका एम मतलब उसी से रिलेटेड है ना। हाँ, देखिए विश्व सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है। एक पॉइंट आप बोल सकते हैं, विश्व गुरु कोई भी देश, माइक बंद कर लो पहले। विश्व गुरु कोई भी देश सिर्फ एक दो चीजों से नहीं बनता है, जब वो विश्व की मैक्सिमम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज है, उनमें टॉप पर होता है। दुनिया के तमाम देश, आधे से अधिक देश, उसकी तमाम सांस्कृतिक, राजनीतिक, मतलब कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, और अदर जितने भी सेक्टर्स हैं, उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। तो तब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी नेशन वर्ल्ड गुरु या विश्व गुरु हो सकता है। एक समय में भारत की छवि विश्व गुरु की ही थी, कई क्षेत्रों में भारत विश्व को लीड कर रहा था। आज फिर से हम उसी पायदान पर खड़े हैं और भविष्य में भारत फिर से बन सकता है। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक स्टेप है टूवर्ड्स दी वर्ल्ड विश्व गुरु वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। लेकिन सिर्फ ये उसके लिए भारत को बना देगा विश्व गुरु, तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, तो मेकिंग इंडिया आ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इंग्लिश में भी लिखो, हिंदी में भी यही लिखो। हिंदी में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भारत को वैश्विक या भारत को ज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में, भारत को ज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सुपर पावर बनाना, वैश्विक सुपर पावर बनाना। ओके, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सभी को। हम टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे। वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, है ना। मैंने आपको एक लाइन में नहीं बताया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस मुद्दे में अगर अपन फंसे तो आज की क्लास उसी में चल जाएगी, है ना। और वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। ये आपका सिलेबस अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, तो आपका जो सिलेबस आप पढ़ते हैं उसमें काम आएगा आपको जीएस के पेपर नंबर 2 में पार्ट ए जो है उसमें है 2019 के सिलेबस में अलग से इसका पार्ट भी दिया गया है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह है। कहने का मतलब जहां भी आपको शिक्षा दिख जाए वहां सब आपके सिलेबस का ये काम की बात है, जहां पर भी शिक्षा दिख जाए। ठीक है, और शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है भारतीय का और लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। आप जानते ही हैं शिक्षा का निम्न स्तर हमेशा से भारत के विकास में एक अवरोधक या समस्या उत्पन्न करता रहा है। तो किसी भी तरह से इससे हमें ओवरकम करना है, बाहर आना है, उसी के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई है। ठीक है, अब हम किस वे में इसको हम कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन को, वो मैं थोड़े से कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको, ताकि हमारे लिए शिक्षा नीति को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा नीति को, जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैम ये निबंध में भी आ सकता है। बिल्कुल निबंध में आ सकता है, निबंध में भी आ सकता है नई शिक्षा नीति। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, कोई डाउट नहीं।
की पॉइंट हम देखते हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो विशेषकर 3 की पॉइंट्स यहाँ हम देखेंगे। जो पहला की पॉइंट है हमारा वो है स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा, यहाँ हम ये देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है हमारी, उसने स्कूली शिक्षा पर क्या बदलाव या क्या परिवर्तन किए, है ना। जिसमें आप पहले 10+2 का मॉडल देखते थे, लेकिन अब मॉडल क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया होगा, है ना। आपने पढ़ा होगा, मैं बताऊंगी, अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे जो शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिस क्षेत्र में हुआ वो है लैंग्वेज, भाषा। इतना तो आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि नई शिक्षा नीति में जो है 3 भाषाओं, 3 लैंग्वेज जो है पैटर्न वो एक्सेप्ट करने की बात की है, जिनमें से बेसिकली जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी स्कूल है, उनमें मदर टंग या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी जहां तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। मदर टंग या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 3 भाषा का मॉडल है, 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट यही लिख दे रही हूँ। और इन 3 लैंग्वेज में 2 मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और एक कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है। जैसे किसी स्कूल में एक भाषा इंग्लिश है तो दूसरी संस्कृत या हिंदी या दोनों हो सकती है, ठीक है। अभी किसी स्कूल में एक भाषा हिंदी है, ठीक है, एक इंग्लिश है, तो दूसरी फ्रेंच नहीं हो सकती या जर्मन नहीं हो सकती, वो नेक्स्ट लैंग्वेज है, वो इंडियन ही होनी चाहिए। तो 3 भाषाओं का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो ऑफलाइन क्लासेस जब थी तब मैंने आपको शिक्षा नीति जब आई थी तो कुछ पॉइंट बताए थे 2019 में। उसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि दक्षिण भारत में काफी सारे रिवॉल्ट हो रहे हैं शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर। फाइनल नहीं था, ड्राफ्ट था, उसी में वो रिवॉल्ट करने लगे। रिवॉल्ट ये था कि इस शिक्षा नीति में लिखा हुआ था कि पूरे देश की एक कंपलसरी भाषा हिंदी होगी। उत्तर भारतीय राज्यों को तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां की कंपलसरी भाषा हिंदी ही है, जैसे मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष रूप से जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ की जो इंडिजिनियस भाषाएं हैं उन्हें ज्यादा महत्ता दी जाती है, स्कूली शिक्षा में भी और सामान्य तौर पर भी। तो इसलिए यहाँ पर रिवॉल्ट्स हुए थे कि ऐसा हुआ, तो हम इस ड्राफ्ट का टोटली अपोज करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी में कुछ नहीं जानते और हम हिंदी को एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो प्रारूप, चूंकि वहां पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं थे, इसलिए यहाँ पर चेंज हुआ है। और चेंज ये हुआ है कि 3 लैंग्वेज बेस्ड हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, जिसमें से कोई 2 भाषाएं भारतीय होंगी, कोई भी 2 होंगी, वो राज्य चुनेगा, ये राज्य की ऑटोनॉमी है कि वो चुनेगा, और एक भाषा जो है वो आप कोई दूसरी चुन सकते हैं। ज्यादातर आप जानते हैं भारत में जो विदेशी भाषा चलती है वो है अंग्रेजी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन 2 इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। तो इसको और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्रिटिसिज्म है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हम एक देखेंगे स्कूली शिक्षा, जो कि पहले 10+2 था, ओल्ड मॉडल। अब ये चेंज होकर क्या हो गया है, पूरी तरह से बदल गया है ना। तो वो जो बदला हुआ मॉडल है वही हम अभी आगे समझेंगे, है ना। वो यहाँ इतनी सी जगह में समझ में नहीं आने वाला। तो सेकेंड जो फोकस रहेगा वो हमारा लैंग्वेज पर रहेगा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट, किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में आप पढ़े लेंगे, 7वीं अनुसूची में मेंशन है, जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो हम कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो लोग जिन्होंने पॉलिटी का पी भी नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता दूं कि ये समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पर सेंटर
या सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, उसे हम सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों रूल बना सकती हैं उन्हें हम समवर्ती सूची का विषय कहते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का ही विषय है जिसपे केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य भी, और दोनों की मिले जुले नियमों से शिक्षा नीति या कोई भी शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशन है वो चलता है या ग्रो करता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को? पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं ना? मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीजों को कनेक्ट करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि 300 से भी ज्यादा पेज की पॉलिसी है और हमने अपने काम की चीजें निकाली है, तो स्वाभाविक सी बात है बीच में काफी कुछ चीजें स्किप हमने करी होंगी, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए लिंक कर रही हूँ मैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे आ जाते हैं। जो थर्ड हमारा पॉइंट होगा, की पॉइंट होगा, वो होगा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा अब ये जो उच्च शिक्षा है हमारी हायर एजुकेशन है ना? अब आप सभी कुछ अभी तक परस्यू कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में होंगे, कई लोग कर चुके होंगे, तो आपको सभी को पता है कि वर्तमान स्ट्रक्चर हमारा क्या है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसने हायर एजुकेशन में व्यापक परिवर्तन किए हैं। ठीक है, आप कोई कंपलसरी कोर्स आपको ऐसा नहीं लेना है कि 3-4 साल तक करते ही रहना है। आप कभी भी अपनी रुचि के अनुसार बीच में क्विट भी कर सकते हैं, कोई नया एनरोल भी कर सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और 4-5 साल के गैप के बाद भी जहां से क्विट करा वहां से भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफी लिबरल बनाने की कोशिश की गई है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आप जानते हैं कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, साधारण से शब्दों में जो कॉलेज बेस्ड एजुकेशन है वहां पर ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक है। ड्रॉप आउट रेट का मतलब होता है कि 12th के बाद बच्चे कॉलेज या फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो लेने की रेट है वो क्या हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। इसके पीछे कई कारण है हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट के। कॉलेजेस नहीं है रूरल एरियाज में, है ना, बच्चे बाहर जा नहीं सकते, इकोनॉमिकली कंफर्टेबल नहीं है। फिर है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, नहीं पढ़ाना है। कुछ बच्चे खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, घर वाले पीछे पढ़े तब भी वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो बहुत सारे जो है हमारे पास कारण है। इसलिए हायर एजुकेशन को किस तरह से और ज्यादा इजियर बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, ये कोशिश इस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई। नो डाउट शिक्षा नीति अगर हमने बनाई है तो हमने कुछ चीजों पर और फोकस करा होगा। जैसे हमने फोकस करा होगा टेक्नोलॉजी पर, फोकस करा होगा हमने स्किल्स पर। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, तकनीकी शिक्षा कई बार आप सुनते हैं, ठीक है, कि पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है ये हम नहीं सीख पाते, और एप्लीकेशन तब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी शिक्षा से परिचित नहीं हो पाएंगे, है ना, कि हम जो हमने पढ़ा है वो हमारे जीवन में कहाँ काम आता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन सीखना। ठीक है, स्किल्स मतलब कौशल। आप जानते हैं कि कौशल बहुत जरूरी है ना। कौशल मतलब कोई भी काम जिससे आप निपुण हो जाए और उस काम को आप अपनी लाइवलीहुड का पार्ट बनाए, मतलब उस काम को परस्यू करके आप अपना जीवन जिए, और जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं जिसमें से धन भी सम्मिलित है वो आप उस काम से जो है हासिल करें। तो स्किल्स को भी डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने पॉइंट क्लियर आप हो गए हैं सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? तो जो की पॉइंट्स है वो इनमें से हम फटाफट इसको एक एक करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इधर तक कोई डाउट है क्या? है तो पूछ लो। है कोई डाउट? फिर से पूछिए, आवाज नहीं आई आपकी। मैडम आपने सेकंड पॉलिसी लिखवाई थी, एजुकेशन पॉलिसी, कौन से सन में थी? 1986।
मैम जी। क्या जैसे मैम अगर इंग्लिश भाषा को हटा दिया जाता है तो फिर हाँ। जो परमानेंटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनका क्या होगा फिर? इंग्लिश भाषा को हटा नहीं रहे ना, वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 2 भारतीय भाषाएं, 2 इंडियन लैंग्वेज प्लस एक अदर में इंग्लिश जोड़ लो। मतलब अदर में मैम कोई और नहीं आ सकती क्या इंग्लिश के अलावा? इंग्लिश अगर कोई चाहे तो जर्मनी पढ़ा सकता है, फ्रेंच पढ़ा सकता है, कोई भी विदेशी भाषा पढ़ाई जा सकती है। अलग अलग आप हाँ, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चयन ये उनके ऊपर निर्भर करता है ना। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि कई सारे स्कूल है ना, जैसे सरकारी स्कूल में ज्यादातर जो है अभी हमारे पास उन सबकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो हिंदी है, जबकि अदर जो स्कूल है उनकी भाषाएं अंग्रेजी मीडियम स्कूल ही बोलते हैं। और आप जानते हैं कि आज के समय में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। इसका कारण ये है कि स्कूल लेवल तक तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है, तो वो उन लोगों प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से पढ़े हो, चाहे किसी भी कॉलेज से उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई हो। तो स्कूल और कॉलेज का आपके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। परंतु जो साधारण बैकग्राउंड से आता है उसको भी उन्हीं लोगों से कॉम्पिटिट करना पड़ता है जो कि काफी अच्छे स्कूलों से पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत वो जो अंडर प्रिविलेज हो जाते हैं वो बच्चे है ना, जिन्हें अच्छा स्कूली बैकग्राउंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि सबको एक जैसा फाउंडेशन मिले, ताकि आगे चलकर इस तरह का कोई जो ना चाहते हो भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक ओके मैम। है ना, तो इसी वजह से ये लैंग्वेज पैटर्न आंध्र प्रदेश ने तो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में अनाउंस कर दिया है कि जितने भी स्कूल है, इवन सरकारी स्कूल में भी सारे स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम ही होगा। पहले तेलुगु चलता था, वो अंग्रेजी कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्यूट है, सारे स्कूलों की जो शिक्षा की भाषा है वो एक जैसी होनी चाहिए, है ना। 2 लैंग्वेज कंपलसरी कर दे, एक कोई भी अदर वो चूज कर ले अपना। परंतु आप जानते हैं कि भारत में भाषाई विविधता भी है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही वजह है कि इतना समय लगेगा इस नीति को जो है इम्प्लीमेंट होने में। आपने पेड़ तो लगा दिया 2020 में, लेकिन इसके फल आते आते 20 से 25 साल का समय लगेगा, है ना। मान लीजिए 3 साल बाद भी ये जो है इम्प्लीमेंट होती है पॉलिसी, तो ठीक है। जो 20-22 साल का जो हमारा स्कूल ही है, जो बच्चा नर्सरी से पढ़ना शुरू करेगा वो कॉलेज पास करके निकलेगा, तो जो सबसे नया बैच होगा शिक्षा नीति के आधार पर, वो जो बैच होगा हमारा वो काफी लंबे समय बाद हमें देखने को मिलेगा। तो क्या रिजल्ट होंगे शिक्षा नीति के, कितने सकारात्मक कितने नकारात्मक, ये तो एक्चुअली हम तभी देख पाएंगे, परंतु अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और एक होप कर सकते हैं कि ये जो शिक्षा नीति हमारी है ये बहुत ही अच्छी और कारगर साबित हो सकेगी। इतने पॉइंट समझ में आ गए। अब एक एक करके देखो, की पॉइंट से 4 की पॉइंट हम देखेंगे आज, और कहाँ कहाँ पर पुराना सिस्टम क्या है और नया सिस्टम क्या है। पुराना भाषा नई भाषा, पुरानी उच्च शिक्षा नई उच्च शिक्षा, पुरानी तकनीकी और नया, जिससे कि आप अभी और आने वाली शिक्षा नीति को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। इतने पॉइंट लिख लिए सबने, ये 4 पॉइंट लिखो जल्दी से, नहीं लिखे हैं तो। अब हम एक एक करके इन्हें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं, ऐसे कितना लिख लिया होगा स्कूल एजुकेशन पे। हेडिंग डाल लीजिए स्कूल एजुकेशन, क्या बदलाव हो रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
शिक्षा में बदलाव। स्कूली शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विद्यार्थी के लिए, उसके आने वाले जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम ओल्ड और न्यू के पैटर्न में बताऊं तो ओल्ड तो सभी जानते हैं 10+2, ठीक है ना। जनरली ये शिक्षा पद्धति सरकारी स्कूलों में ज्यादा थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो काफी दिनों से कुछ कुछ चेंज कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में थी ये प्रोसेस, जिसमें 1 से लेकर 10 तक, 10वीं में जब बच्चा पास हो जाता है तो फिर 11वीं में उसे सब विषयों का चुनाव करना पड़ता है कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, और जो विषय उसने चुने हैं उसके आधार पर उसकी 11th और 12th का एग्जाम होता है। 10+2 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, और ये 11वीं परीक्षा और 12वीं परीक्षा। अब ये जब पास कर लेगा तो फिर वो परस्यू करेगा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, जिसमें वो विद्यालय या कॉलेज में प्रवेश लेता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम। अब इस यहाँ पर भी काफी सारे डिवीजन है अलग अलग। अगर वो साधारण कोर्स परस्यू करना चाहता है तो वो जनरली जो है वो 3 साल का है, जिसमें बीएससी, बीए, एमए और इस तरह के कोर्सेज है। अगर वो अपने स्ट्रीम कुछ जैसे मेडिकल फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, तो वहां पर फिर कोर्सेज अलग अलग है। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए फिर बच्चे क्या करते हैं, वेरियस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिलता है, और उस एडमिशन के आधार पर फिर वो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, और फिर बाकी प्लेसमेंट, जॉब, फिर वो उनके विषय की वो क्या करना चाहते। आगे बात समझ में। अभी का उच्च शिक्षा पैटर्न किसको समझ में नहीं आया, ये तो तुरंत समझ में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप लोग इसी से गुजरे हो। चलिए, अब चेंज क्या हुआ, ये बहुत गंभीर बात है। 5+3+3+4, ये फॉर्मूला आप बहुत बार टीवीओ पे देखा होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आया होगा, कुछ को आ भी गया होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कठिन है। इसका याद करने की ट्रिक बताती हूँ सबसे पहले, फिर समझाती हूँ। FPMS, ठीक है। अब क्या है ये FPMS, ये समझिएगा। इसको लिख लो पहले, फिर उसके आगे क्या क्या वो मैं समझाती हूँ। लिख लिया सभी ने? चलिए, अब इसको एक एक करके समझ लीजिएगा। F मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मतलब आधारभूत, स्टेज को आप बोल सकते हैं क्रम या आधारभूत श्रेणी। इसमें क्या है, इस फाउंडेशनल बैच में जब आप जैसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते तो सीधा पहले में एडमिशन होता है। कहीं अगर कोई स्टूडेंट होंगे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े तो उन्हें पता होगा, सीधा 5 साल के आप हो जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड में जाओगे, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। इस तरह से सीधा 10वीं तक पहुंच जाओगे, फिर सब्जेक्ट चूज करके 12वीं पास कर लोगे। इधर पे उन्होंने सरकारी स्कूलों में चेंज किए, प्राइवेट में ये चेंज पहले से ही थे। तो फाउंडेशनल बैच 3 साल का होगा, जिसमें आप प्राइमरी, प्री प्राइमरी, नर्सरी, ये बैचेस पढ़ते हैं ना छोटे बच्चे, ठीक है। तो 3 साल तो किस तरह से डिवाइड होगा ये 3, ठीक है ना, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, नर्सरी वगैरह, और फिर पहली और दूसरी। समझ में आ गया? सरकारी स्कूलों में 3 साल के
बेसिस आपने जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे उन्होंने KG1 KG2 ये क्लासेस पढ़ी होंगी कि नहीं पढ़ी? अवेयर है? आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? है ना? है कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा तो उसने पढ़ी होंगी 3 साल पहले, फिर वो जाता है हाँ LKG वगैरह, फिर वो जाता है पहली में, फिर जाता है दूसरी में, और इस तरह से उसके 5 साल पूर्ण होते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सीधे 5वीं में पहुंच जाता है, बोर्ड देता था पहले, अब तो नहीं है। तो ये जो फाउंडेशनल कोर्स है, ये कोर्स 2 साल का प्राइमरी कोर्स है और बाकी जो है 3 साल का प्राइमरी है, बाकी जो 2 साल है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में। ठीक है, इतने पॉइंट किसको समझ में नहीं आए हैं? है ना? क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट वाले स्कूल वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि अरे ये तो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। ये भी सरकारी बात कर रही हूँ, क्योंकि जो शिक्षा नीति है वो सरकार ने बनाई है और सरकारी स्कूलों पर इम्प्लीमेंट होगी, प्राइवेट पर भी होगी, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल ये चेंजेस पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरुआत में 3 प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाएं, ठीक है, नर्सरी KG1 KG2, और बाकी जो 2 साल है वो पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो शुरुआती 3 साल है ना, इसमें से नर्सरी KG1 KG2 है, तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ाया कैसे जाएगा? तो इसका आंसर पॉलिसी में ये दिया गया है कि जो आंगनवाड़ी है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ियां होती है, सरकारी स्कूल भी होते हैं, तो आंगनवाड़ियों में इन बच्चों को KG1 2 नर्सरी पढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाएंगे भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, और आप सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी में जो कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं होती। तो फिर कैसे ये जो 3 साल का प्रोग्राम सरकार लेकर आई है वो इसे फुलफिल करेगी? तो ये अभी सवालों के घेरे में है, इसका पूर्णतः आंसर शिक्षा नीति में भी नहीं दिया गया है, और ये एक लूप होल है। जब मैं अभी आपको बोलूंगी लूप होल्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति के दोष क्या है, या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामाइन, तब आप एक पॉइंट यहाँ से उठा सकते हैं कि जो फाउंडेशनल कोर्स है उसमें शुरुआती जो 3 वर्ष बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिसमें नर्सरी KG1 KG2 शामिल होंगे, वहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी मॉडल को बताया है, और आंगनबाड़ी मॉडल जितना कि हम जानते हैं वहां पर शिक्षित वर्ग का अभाव है, और इस वजह से ये एक नाम मात्र की व्यवस्था ही सिद्ध हो सकती है। खैर, उन्होंने यहाँ पर आंसर करा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है उन्हें वो ट्रेनिंग देंगे, 1 महीने का ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, तो वो अभी दूर की बात है, परंतु हाँ, दिस इज अ लूप होल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया है, जिसको नहीं आया वो पूछ ले, आ गया है तो कोई बात नहीं। पॉइंट क्लियर है? यस मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है, तो 5 मिनट बचे हुए हैं, फटाक से इसी लिंक पर आ जाओ, रिपीट कर लो, है ना? इसी पॉइंट पर आओ जल्दी से। क्या चेंजेस इसमें? नहीं, ये प्राइवेट स्कूल में था, सरकारी में नहीं था। सरकारी में भी अब ये शुरू होंगे ये चेंज है। में क्या था पहले, मतलब सरकारी स्कूल में पहले सीधा पहली में एडमिशन होता था आपका, ठीक है ना? सीधा फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था। अब वो चीज जो है उन्होंने चेंज करी है। ठीक, तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 5 साल की होगी, जिसमें से शुरू के 3 साल जिसको प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलेंगे,
जिसमें 3 साल के फाउंडेशनल कोर्स और फिर 2 साल जो है वो पहली और दूसरी, इस तरह से 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया? 5 जो लिखा हुआ है, चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 वर्ष। ये 3 वर्ष का क्या होगा? तो इस 3 वर्ष को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है प्री पैरेटरी स्टेज। प्री पैरेटरी स्टेज। यहाँ आप कौन सी क्लास तक पढ़ चुके हैं? 2 क्लास तक। प्री पैरेटरी स्टेज में इसी का अंदर बता रही हूँ, 3 आप पढ़ेंगे, कक्षा 4 आप पढ़ेंगे और कक्षा 5 आप पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्री पैरेटरी स्टेज लिखो, प्री पैरेटरी स्टेज, है ना। 5वीं से पहले की जो क्लासेस है या 5वीं तक की जो क्लासेस है वो यहाँ आ जाएंगी। तीन, 4 और 5, ठीक है ना। कक्षा 2 तक तो यहाँ पढ़ लिए 5 वाले में, 3 साल का प्राइमरी, फिर 2 साल पहली दूसरी, प्री पैरेटरी स्टेज में +3 जो लिखा है उसमें 3, 4 और 5। कक्षा 5 तक आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि साधारणतः आप पुरानी शिक्षा नीति में भी पढ़ते थे। फिर नेक्स्ट जो M लिखा है वो है माध्यमिक शिक्षा है, मिडिल एजुकेशन। मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। अब चूंकि यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 इयर्स ऑफ क्लासेस होंगी यहाँ पर, मतलब कि 6 से लेकर 8 तक। 5 तो यह हो गया। अब यहाँ पर 3 साल की कक्षाएं होंगी, मतलब कौन कौन सी? कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। मिडिल में 3 साल का कोर्स होगा मिडिल का, जिसमें 5 तक आप प्री पैरेटरी स्टेज में पढ़ चुके हैं। तो कक्षा 6 का जो फॉर्मूला है वो इस 3 में आएगा, 7 और 8। कक्षा 8 तक आप इस फॉर्मूले के अंतर्गत पढ़ेंगे। लिख लो, एक बार फिर से समझा दूंगी, है ना, चिंता मत करना अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। चलिए, अंतिम जो मैंने बताया है स्कूली शिक्षा में वो है सेकेंडरी स्टेज। एस मतलब सेकेंडरी स्टेज। द्वितीय श्रेणी है, सेकेंडरी स्टेज ही लिख लो, इंग्लिश में भी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी। यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 8 के बाद 4 साल का जो कोर्स होगा, 9, 10, 11 और 12, मतलब यह 4 वर्ष की कक्षाएं होंगी। मैम ये 5th क्लास के बाद अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का कौन सा सिस्टम है ये? वो लैंग्वेज वाले पॉइंट में बताऊंगी। मैंने की पॉइंट लिखवाया ना आपको कि एक के बाद एक हम स्टडी करेंगे। सारी चीजों को एक ही जगह बता दूंगी ना, तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके मैम, है ना। तो सेकंड लैंग्वेज ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उस पर मैं आऊंगी अभी। ये लिख लो पहले अच्छे से एकदम, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। क्या लिखा आपने? जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो 1 सेकंड के लिए एकदम माइक खोलते से ही नहीं पूछना है, क्योंकि आपने माइक खोला और खुला नहीं खुला और आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या मुझ तक आवाज प्रॉपर पहुंचती नहीं है। इसलिए खोल के 1 सेकंड खुल जाए, जब आप संतुष्ट हो जाए कि हाँ माइक ऑन हो गया हमारा, तो फिर क्वेश्चन पूछे, है ना। चलिए, कोई कुछ पूछ रहा था कि किसी की थोड़ी सी आवाज आई थी मुझे, फिर कट गई। मैडम आपने लास्ट में क्या लिखा? आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर, माइक के सामने मुंह रख के बोलिए आप। लास्ट में क्या लिखा है आप?
लास्ट में क्या लिखवाया है मैंने? लास्ट वाला पॉइंट तो ये है, सेकेंडरी स्टेज। 4 साल की होगी, जिसमें 9, 10, 11, 12। अब यहाँ एक अच्छी बात ये है, क्या है बता रही हूँ मैं, इंक डाल दूँ थोड़ा सा। एक अच्छी बात ये है कि पुरानी शिक्षा पद्धति में आप कक्षा 11वीं से विषयों का चुनाव करते थे। काफी मुश्किलें आई होंगी आप लोगों को भी, है ना? सबसे पूछा होगा कौन सा विषय लूं, कौन सा विषय लूं। ठीक है, किसी ने बोला होगा साइंस ले लो, किसी ने बोला कुछ, तो ले लिया। कुछ लोगों ने अपने मन से भी लिया होगा। अब जो नई शिक्षा पद्धति, इसमें 9वीं के विषयों का चुनाव है। नया चेंजेस क्या है? कक्षा 9 के बाद आपको विषय चुनने हैं कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कि आप साइंस में जाना चाहते हैं, कि आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं, कौन सी फील्ड आपके इंटरेस्ट की है। ये कक्षा 9वीं से आपको चुनना पड़ेगा, मतलब 8वीं के बाद। आगे बात समझ में नहीं आई? और जो विषय आपने चुना है उसको आपको 4 साल परस्यू करना पड़ेगा। अब एक और काम की बात यहाँ पर ये है कि पहले हम विषय चूज करते थे, जैसे मान लीजिए किसी ने साइंस लिया तो पीसीएम हम पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एडिशनल में बायो वगैरह ले सकते थे। फिर अगर हमने कॉमर्स चूज किया है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते थे। आर्ट्स चूज किया है, अब आर्ट्स में आपने कौन सा लिया है, कॉम्बिनेशन, है ना, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स लिया है या क्या लिया है, वो आपके विषय होते थे। यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज जो लगी मुझे वो ये है कि आप साइंस विषय के साथ किसी आर्ट्स विषय को भी इंक्लूड करके चुन सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए फिजिक्स और मैथ्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, तो केमिस्ट्री की जगह आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अच्छी लगती है लेकिन साथ में मैथ्स भी अच्छा लगता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब साइंस स्ट्रीम या अदर स्ट्रीम के विषय को आप अपनी स्वेच्छा से मिक्सअप कर इस शेड्यूल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। मैम इसमें बायो, ज्योग्राफी, मतलब बायो और साइंस, मैथ सब कुछ कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर सकते हैं आप, विषयों की चॉइस कर सकते हैं। हाँ मिक्स कर सकते हैं, विषयों की चॉइस आपके ऊपर है ना। अभी जैसे आप साइंस ले रहे थे, मान लीजिए मैथ्स लिया तो कंपल्सरी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती, भले ही आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। तो यहाँ पर आप अपनी स्वेच्छा से आर्ट्स बैकग्राउंड, इवन म्यूजिक बैकग्राउंड के विषयों को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, और ये विषयों का चुनाव आपको कक्षा 9 में करना है और 4 साल तक आपको उसी के साथ पढ़ना है। फिर कितने सब्जेक्ट मतलब पढ़ना पड़ेगा? जैसे अभी तो 5 सब्जेक्ट रहते थे, तो हाँ, तो वो अभी डिसाइडेड होगा, क्योंकि देखिए मैंने बताया है कि ये संवर्ती सूची का विषय है और हर राज्य का, कुछ राज्यों में विषय अलग अलग है। तो मध्य प्रदेश अभी इस ड्राफ्ट पर कितना वर्क करता है मध्य प्रदेश, और वो कौन सा पैटर्न लेकर आता है, वो आगे की बात है। अभी हाल फिलहाल में क्या मेंशन है वो हम देखेंगे, ठीक है। और मैम इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे अगर कोई साइंस फील्ड पे मतलब साइंस ले रहा है और फिर उसके एडिशनल में वो आर्ट का ग्रुप ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ले सकते कि साइंस के मतलब कितने सब्जेक्ट होंगे उसके बाद आप किसी अदर सब्जेक्ट को मतलब ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितने भी मान लीजिए 6 विषय होंगे तो उन 6 विषयों में से देखिए वो चॉइस के 2 साइंस के हो सकते हैं, 2 आर्ट्स के या 2 कोई और, है ना। तो वो बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा वो चीज, और फिर वो उस हिसाब से मतलब क्रियान्वित होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अभी ये जो है ये क्या बोलते हैं, इसको एक आइडियल मॉडल हम पढ़ रहे हैं जो कि पूरे देश के लिए है। अब देश के अलग अलग राज्य इसको किस दिशा में लागू करते हैं वो आने वाले भविष्य में ही हम देख सकते हैं। बस आगे बात समझ में, फिर से समझो।
कि जो स्कूली एजुकेशन है, स्कूली शिक्षा है, उसमें नई शिक्षा नीति ने क्या आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। तो उसने 10+2 को रिमूव कर दिया है और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लेकर आई है, जिसको याद रखने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक आप बना सकते हैं अगर भूल जाए कभी। एफ मतलब हमने बताया था प्री, एफ मतलब हमने बताया था प्री फाउंडेशनल बैच बताया था ना, फाउंडेशनल बैच बताया था। और फाउंडेशनल बैच में 3 साल का फाउंडेशनल या प्री फाउंडेशनल कोर्स होगा, जिसके अंतर्गत आप जो है नर्स LKG जो KG1 KG2 नर्सरी की क्लासेस आप अटेंड करेंगे। और सरकारी स्कूलों में इसका जो दायित्व है वो आंगनवाड़ियों के कंधों पर डाल दिया गया है, ठीक है, जो कि लूप होल्स भी है, ऐसा मैंने बताया था। फिर हमने देखा था कि जो बचे हुए 2 साल में हमें हर से बचे हुए तो कक्षा 1 और कक्षा 2, क्लास 1 क्लास 2, तो उसमें हमने देखा था कि जो 3 साल का है उसको हमने प्री पैरेटरी स्टेज कहा था। और इसमें इसके बाद की जो कक्षा है 3, 4 और 5 कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे याद रखना। फिर माध्यमिक शिक्षा में 6, 7, 8 फिर जो व्यापक आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कक्षा 4 जो स्टेजेस 4 है हमारी, जिसको सेकेंडरी स्टेज हमने बोला, उसमें 9, 10, 11, 12 तक की कक्षाएं सम्मिलित होंगी। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं कि विद्यार्थी को 9 से ही अपने विषयों का चुनाव करना पड़ेगा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अलग क्षेत्रों के विषयों को सम्मिलित रूप से मिलाकर पढ़ सकेंगे। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो है, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा, उसमें यह हुआ है कि आपको कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, है ना। अभी तक क्या था, 12वीं के बाद फॉर्म भर दो, परसेंटेज की बेसिस पर कॉलेजेस मिल जाते थे। कुछ कॉलेजेस तो बैठे ही रहते थे कि आप बस पास हो गए हो, आ जाओ एडमिशन ले लो। अब क्या होगा कि जो कॉलेज है उनके लिए भी क्या होगी, एक एग्जामिनेशन होगा, और उसके आधार पर आपको विभिन्न कॉलेज में या विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। खैर ये बात है कि आज भी भारत में कई ऐसे विद्यालय हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद ही एडमिशन देते हैं, जैसे कि DU, BHU चले जाओ आप, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारी ऐसे रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस भी हैं, तो एग्जाम के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन अब ये जो एग्जाम है ये कॉमन हो जाएगा, और जितने भी कॉलेज है किसी भी लेवल का होगा उसी आधार पर प्रवेश देगा विद्यार्थियों को। हाँ, कुछ कॉलेज अपने इंडिविजुअल टेस्ट अलग से कंडक्ट करा सकते हैं, है ना, उनको कोई बाध्यता नहीं होगी। यहाँ तक कोई डाउट है? ये वाला ऐप समझ में आ गया? सेकेंडरी स्टेज 9 से 12। मैम जी, सेकेंडरी स्टेज में सब्जेक्ट्स अलग से भी कुछ ऐड किए गए हैं कि अभी जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट में मिक्सअप करके ले सकते हैं? नहीं, अभी जो है वो तो है ही है, जैसा कि मैंने बताया टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर फोकस किया गया विशेषकर, है ना, टेक्नोलॉजी और स्किल्स। मैम माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो पहले, कीजिए। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो पहले। ठीक है, ठीक है। चलिए, कर दिया। तो मैं ये बता रही थी कि हाँ, टेक्नोलॉजी और स्किल्स के विषयों को भी शामिल किया गया है। अभी जो सिलेबस है वो भी चेंज होगा, और सिलेबस चेंज होने की रिस्पॉन्सिबल NCERT ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है कि सिलेबस को चेंज करें, किस तरह से सैम्पलिंग करें, है ना। तो हर क्षेत्र में अभी काम होगा, इसलिए जो बताया है कि 2035 से 2040 तक लग जाएगा 100% इम्प्लीमेंट होने में शिक्षा नीति को। इसलिए लगा क्योंकि अभी हर क्षेत्र में कार्य करने की रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर के विषय में ले सकते हैं आप, जो कि कई प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल है, ठीक है। लैंग्वेज ले सकते हैं, आर्ट के विषय जोड़ दिए गए, म्यूजिक जोड़ दिया गया है ना। इसके अलावा कुछ अदर जो क्यूरिकुलम एक्टिविटीज है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया, स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट जोड़ दिए गए हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है 10th
क्योंकि देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि कई स्टूडेंट जो है 9 से 12 तक ऐसे करते हैं, कोई गोल नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता, या डिसाइडेड रहता है कि मुझे तो मेडिकल में जाना है। अब मेडिकल में जाना है तो सिलेबस पढ़ाई सब कुछ ही अलग है ना, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर आप अगर ज्यादा से ज्यादा विषयों को पढ़ेंगे तो आपका एक ऑल डायमेंशनल मेंटल डेवलपमेंट हो सकेगा। हर विषय पर आपकी कुछ ना कुछ पकड़ बनेगी। इसलिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की चॉइस दी है, और अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट को मिक्सअप करके भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास लगा मुझे, है ना। बाकी अब जब इम्प्लीमेंट होगा फिर रिजल्ट क्या आते हैं उसके आधार पर ही हम कुछ पुख्ता तरीके से बात कर सकते हैं। इतने पॉइंट क्लियर हो गए? ये बोर्ड भी हट जाएगा क्या? से इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। हाँ, 2035 से 40 बोला है, 40 तक इम्प्लीमेंट होगा, 20 साल लगेंगे अभी लगभग। हाँ कांक्षा, आपने क्या बोला है? बोर्ड नहीं, बोर्ड है बोर्ड एज इट इज रहेगा। एज इट इज रहेगा, बोर्ड है ना। बोर्ड हटेगा ऐसा कुछ भी उन्होंने शिक्षा नीति में लिखा नहीं है, वो रहेगा ऐसा लिखा हुआ है। मैम सेमेस्टर वाइज कर देना 10th को। हाँ ठीक है, 2 चरणों में परीक्षाएं होंगी। अगर कोई एक चरण में जो बोर्ड एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो 2 चरणों में होंगे, मतलब 2 परीक्षाएं होंगी। आप 2 सेमेस्टर मान सकते हैं। जैसे कॉलेज में भी आप सेमेस्टर देते थे ना, किसी एक सेमेस्टर में थोड़े कम परसेंट बन गए, दूसरे में ज्यादा बना के आपने ओवरऑल ईयर का परफॉर्मेंस सुधार लिया। ऐसे ही होगा कि जो बोर्ड एग्जाम होंगे 10th और 12th, उनमें 2 बार परीक्षाएं होंगी, मतलब 2 सेमेस्टर होंगे, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, 6 महीने में। और जो जिस भी परीक्षा का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा आपका, उसको फाइनल मार्कशीट में लिखा जाएगा। ठीक है, कई होते हैं जो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शुरुआती 5-6 महीने समझने में लग जाते हैं, बोर्ड है, डर है, ये घर वालों का दबाव है, 90% लेकर आ जाना, ये वो, तो वो सारी चीजें जो है वो इसलिए 2 स्टेजेस में है ना। तो सेमेस्टर पैटर्न पर होगा ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं चाहो तो। बोर्ड परीक्षाएं 2 साल में 2 बार होंगी, ब्रैकेट में 2 सेमेस्टर्स होंगे। जिस सेमेस्टर में आप सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे वही आपकी मार्कशीट में लिखा जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सारे बुरा हमारे साथ ही हो रहा था, है ना। बोर्ड में तो इतनी मेहनत कराई, हमसे सब कुछ कराया, और आने वाली शिक्षा नीति में कितना पोलाइट रखा है स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड्स को। ठीक है, कई लोग समझ रहे होंगे कितने दुर्भाग्यशाली है हम, है ना। उसके लिए आपको 20 साल बाद पैदा होना पड़ेगा अगर आप इसको सौभाग्यशाली समझना चाहते हैं शिक्षा नीति को तो, लेकिन जो संभव नहीं है। जी कोई कुछ बोल रहा था कि जो मार्क्स होंगे वो मेरे मतलब हमारे फ्रेंड्स ही देंगे। 2 चीजें होंगी, इसको पीयर सिस्टम बोला गया है, पीयर सिस्टम। अभी मैं आगे की बताऊंगी, वो आगे ये पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको, खैर लैंग्वेज वगैरह जब पढ़ाऊंगी तो। उसमें यह है कि 2 बेसिस पर आपके मार्क्स एजम्पशन होंगे, और ये रेशियो रहेगा, ऐसा नहीं कि सारे फ्रेंड्स ही रहेंगे, मतलब टीचर्स भी देंगे, है ना। जैसे कुछ होता है ना वाइवा वगैरह, तो 20 नंबर का वाइवा हो गया आपका, इसी तरीके से टीचर्स तो मार्क्स देंगे, साथ ही साथ कुछ मार्क्स होंगे जो आपकी क्लासमेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी ट्यूनिंग बनाना भी जरूरी है, होगा आने वाली जनरेशन के लिए। आपके लिए तो सिर्फ यही संदेश हो सकता है कि जो कुछ है 1 से 2 साल में कर लो आप, क्योंकि शिक्षा स्तर पर इतने व्यापक बदलाव होंगे। तो विभिन्न जो हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स है ना, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, अदर बैंकिंग सेक्टर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पर भी काफी सारे चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा स्तर पर बदलाव हो गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। इसके बाद जो लोग कॉम्पिटिशन में बैठते हैं उसके लेवल में हर एक चीज में काफी चेंजेस हो जाएंगे। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है या 12th में है, उनके लिए 3-4 साल है, जो अभी फाइनल कर चुके हैं 1 से 1.5 साल में इतनी सीरियस और इतनी सिंसियर स्टडी करो कि आपका बेड़ा पार हो जाए इन 1 से 2 सालों में, है ना। क्योंकि आने वाले सालों में काफी सारी चीजें बदल जाएंगी,
फिर या तो आपको उसके अनुरूप बदलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है, आप इतने अच्छे पदों पर चयनित हो कि इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में आप अपना योगदान, है ना कि पढ़ते ही रह जाए। और इसके लिए आपको एक सिंसियर और डेडिकेटेड फोकस स्टडी की रिक्वायरमेंट है ना, जो कि आप सभी को करनी चाहिए अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट है तो। पॉइंट क्लियर है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं, समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इधर पे कोई डाउट है किसी को? है कोई डाउट? नहीं है तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट की पॉइंट मैंने आपको लिखाया था उस पर हम आ जाते हैं। एक बार दो बार रिवाइज करोगे ना, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए, सेकेंड की पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, 10th 12th बोर्ड होंगे, ये मैंने बता दिया था। 2 बार होंगे, ये भी बता दिया था। सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट चूज करने में एडवांस और मीडियम लेवल को मिलाकर आप पढ़ सकेंगे, है ना। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। बोर्ड होंगे, एग्जाम विल कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार परीक्षा होगी, जिसमें भी आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे वो आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा। सब्जेक्ट की चॉइस रहेगी, विषय चयन हाई लेवल एंड लो लेवल शामिल कर सकेंगे। जैसे साइंस का कोई विषय है, उसके साथ आप आर्ट्स के विषय भी ले सकेंगे अगर आपकी चॉइस है, या तो आप पूरी साइंस के ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये बोर्ड्स में ये चेंजेस हुए हैं। चलिए, सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, सारे सब्जेक्ट तो आप जानते हैं। अदर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो आर्ट के सब्जेक्ट हो सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह। फिर स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो म्यूजिक और कुछ अदर विषय, है ना, पेंटिंग वगैरह, फाइन आर्ट, ये सारे विषय भी आप ले सकेंगे। इधर पे कोई क्वेश्चन? इसके अलावा जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज है उन पर स्पेसिफिक एम्फेसिस रहेगा, वो भी लिख लो आगे इसी पॉइंट में नीचे, स्कूली लेवल जो लिख रहे हैं वहां पर। को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज मतलब जो अन्य क्षेत्रों में आपकी जो रुचि है ना, जैसे कि डिबेट में है या डांसिंग में है, पेंटिंग में है, अलॉन्ग विद स्टडी, जो अगर आपकी रुचिज है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाती हैं, उस पर स्पेसिफिक फोकस है। ठीक है, जो ये अदर सब्जेक्ट है जिनको अभी
अंडर प्रिविलेज समझा जाता था, है ना। आपने पढ़ा होगा तो इस सब्जेक्ट के बच्चों को तो समझते थे अरे कुछ नहीं आता, ऐसे ही है सब। या जिसके जो फेल होते होते बचा है उसका मतलब है कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट ही लेगा। ये सब पूर्वाधारणा या प्रीजुडिस हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, कि साइंस वाले हैं तो इंटेलिजेंट है। ये पहले विचार रहते थे, माता पिता भी काफी गर्व महसूस करते थे कि हमारा बच्चा तो साइंस लिया है, मैथ्स में है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा, है ना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो। को करिकुलर एक्टिविटीज जो होंगी हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उनको भी महत्व दिया गया है। लाइक अ सब्जेक्ट पीर सिस्टम, जो कि किसी ने भी पूछा भी था, पीर सिस्टम। स्टूडेंट्स भी मार्किंग कर सकेंगे, है ना, जैसे आपके क्लासमेट्स वगैरह कुछ मार्क्स होंगे उनके हाथों में, टीचर्स के हाथों में भी कुछ मार्क्स होंगे, है ना। तो वो सारी चीजों को मिलाकर ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। चलिए, इतने पॉइंट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। एक और पॉइंट लिख लो आगे सिर्फ स्कूली वाले सेक्शन में के नीचे। स्पेशल फोकस होगा स्किल्स डेवलपमेंट, है ना, कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखो। एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल एग्जामाइन, जो वर्ड आप सुनते हैं ना, एनालिटिकल रिव्यू करिए, किसी भी पॉइंट पर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव थॉट्स भी कैसे आ सकते हैं, वीकनेस कैसे बता सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वगैरह स्किल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने NCFSC भी लागू करा है। नहीं पता होगा तो लिख लेना, क्या है फुल फॉर्म बता दे रही हूँ। NCFSC 2021 ये मेंशन है। NCFSC 2021 फुल फॉर्म है नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क। लिख दे रही हूँ, लिखते चलना। मैम 2021 या फिर 20? 21 है ना, मैंने 20 लिख दिया, 21। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, नेशनल curricular framework for school education or school education. मैम इसमें सी का मतलब क्या होगा फिर? कौन से, किस चीज का मतलब? मैम ये NCFS के बाद ये सी। अच्छा ये सी है, NCFS SC। आई थिंक स्कूल का ही है ना, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। मैम सी होगा या फिर ई होगा? एजुकेशन के वही हिसाब मैम से ई होगा या तो। जहां तक मुझे सी ही ध्यान है ना, देख लूंगी मैं इसको एक बार फुल फॉर्म को। कई बार ये होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, है ना, सी है या ई है
है ना, मुझे जहाँ तक सी ही याद है, NCFSC ठीक है, उसको एक देख लीजिएगा एक बार। 2021 मेंशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, ओक जी, ई है मैम ई है। ई है, हाँ तो ई है, वो तो एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सभी को। अब इसके नाम से क्लियर है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो नाम से क्लियर है कि स्कूली शिक्षा के लिए ये है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन के लिए है। फ्रेमवर्क बन रहा है और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, मतलब 2021 में इसको प्रपोज करने की बात करी है, ये लिखा है इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन करा है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना, उसमें भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। इससे स्कूली जो एजुकेशन का स्तर है उसमें काफी बड़े लेवल पर चेंजेस किए जा सकेंगे। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो अब ये वाला जो की पॉइंट था वो हमारा कवर हो जाता है, स्कूली एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो पूछ लो। चलिए, बाकी आप एक होमवर्क दीक्षा पोर्टल के बारे में पढ़ लेना, वो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। एजुकेशन से रिलेटेड दीक्षा पोर्टल का जिक्र न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, वो आपका होमवर्क है, लिख लो इसको। दीक्षा पोर्टल क्या है, कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एनरोलमेंट का बहुत बड़ा इशू है। दाखिला तो प्राइमरी स्कूली शिक्षा है वहां पर तो आपको कई जगह 100% तक एनरोलमेंट मिलेगा। 100% जितने भी बच्चे हैं सबके सब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जाते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं, खाना खाने जाते हैं, ये सब अलग बात है, लेकिन एनरोलमेंट रेशियो है। लेकिन जैसे जैसे हम सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर आते हैं वैसे वैसे ये जो एनरोलमेंट रेट है ये आपको डाउन होता हुआ मिलता है। तो नई शिक्षा नीति ने ये भी बोला है कि प्राइमरी जहां 100% है अच्छी बात है, नहीं है वहां पर एनरोलमेंट बढ़ाना है, सेकेंडरी में एनरोलमेंट बढ़ाना है और हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, है ना, परस्यू करें, बीच में छोड़े नहीं। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब है जो ड्रॉप आउट रेट है उसको गिराने पर ध्यान दे रही है सरकार इस एजुकेशन पॉलिसी में। अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें, प्राइमरी एजुकेशन में तो लगभग 100% एनरोलमेंट रेट है पूरे देश में, सेकेंडरी एजुकेशन में 56.5%। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 100 बच्चे पढ़ रहे थे तो यहाँ आते आते वो 56.5% हो गए, है ना, मतलब आधे से थोड़े कम बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया सेकेंडरी लेवल पर ही। अब सेकेंडरी लेवल क्या था आप समझ जाइएगा, कौन कौन सी क्लासेस मेंशन थी उसमें। ठीक है, 11वीं और 12वीं हमने पढ़ा था। हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेट है वो सिर्फ 26% है। उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट रेट सिर्फ कितना है, 26% है, 26% है। तो सरकार का जो उद्देश्य नई शिक्षा नीति में वो इसको 100% करना है और इसको 50% करना है।
कब तक करना है? जब से शिक्षा नीति लागू हो जाती है उसके बाद। ड्रॉप आउट समझ में आते हैं, है ना, कि आप किसी एक क्लास के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट रेट। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पर लगभग छोटे बच्चे होते हैं, सभी का दाखिला हो जाता है, लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो। सेकेंडरी आते आते 56% हो जाता है करंट का जो है वो मैं बता रही हूँ। और उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज वगैरह में प्रवेश करते करते और कम हो जाता है 26.5%। ये करंट है, ठीक है, अभी ये है। इसको कितना करना है? 100। और इसको कितना करना है? 50। फिर आगे और गोल डिसाइड होगा, इसको भी भविष्य में 100 ही करने की बात करेगी सरकार। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सभी को? चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? लिख लिया ये पॉइंट सभी ने? ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, निबंध लिखोगे तब भी काम आएगा। डेटा जरूर याद रखना। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए लैंग्वेज। जो सेकेंड की पॉइंट था लैंग्वेज। भाषा। क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है? जी नहीं है मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। कोई एक मुझे बता दे क्या आर्टिकल है भारत में राज्य भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का? अनुच्छेद याद है ऑफिशियल लैंग्वेज? संविधान के किस भाग में है? चलो होमवर्क लिखो। दूसरा, तुमको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ लैंग्वेज पढ़ के आओगे। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लैंग्वेज या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लैंग्वेज, ये आपका घर का होमवर्क है ना, पढ़ लेना। चलिए, तो जो नई शिक्षा नीति हमारी है इसमें मातृभाषा पर बहुत फोकस करा है। जो मातृभाषा मतलब जो बच्चा अपने घर में, है ना, थ्रू दी मदर या बाकी जितने भी फैमिली मेंबर है उन फैमिली मेंबर से सीखता है, उसको मातृभाषा या मदर टंग बोलते हैं। तो ऐसा मानना है सरकार कि मातृभाषा में बच्चा जो है बहुत अच्छे से चीजों को सीख और समझ सकता है। इसलिए कम से कम कक्षा 5 तक उसे, जो 5 तक की शिक्षा है उसको हमने किसमें काउंट किया था? फाउंडेशनल एजुकेशन। जो फाउंडेशनल एजुकेशन है जिसमें 3 साल, है ना, नर्सरी केजी वेजी जो भी है, और प्लस 2 साल 1 और 2, ये एटलीस्ट उसे मदर टंग या मातृभाषा में सिखाई जाए, ठीक है। तो इसलिए मातृभाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि क्योंकि मैंने बताई दिया है एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य अपने विश के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सभी पूरे भारत के सभी 5वीं तक के स्कूलों की मातृभाषा एक नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं। एक करने की बात करी थी कस्तूरी रंगन कमेटी ने, लेकिन चूंकि दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसका व्यापक विरोध किया और उसी बात को लेकर फिर उस बिंदु को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है।
भारतीय राज्य की एवं एक राज्य में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो फाउंडेशनल स्कूल होगा उसकी जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो बिल्कुल अलग हो सकती है। ठीक है, ओके, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। फिर मैंने बता दिया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है यहाँ पर। तीन भाषाओं का, है ना, 2 लैंग्वेज जो है, 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए, एक अन्य हो सकती है। इसके पीछे तर्क है सरकार का कि ऐसे विद्यार्थी जो एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो विभिन्न परिदृश्यों में, विभिन्न सर्कमटेंसेस और सिचुएशन में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। उनका मेंटल डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो सकता है, इसलिए 3 लैंग्वेजेस रखी हैं। अभी तक जनरली आपने 2 भाषाएं पढ़ी होंगी स्कूल में, है ना, जो उत्तर भारतीय राज्य के विद्यार्थी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह आ जाता है। यहाँ पर 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश पढ़ी होंगी, परंतु आप 3 भाषाओं का संकल्पना लेकर आए हैं, जिसमें से 2 भारतीय होंगी और एक कोई विदेशी भाषा हो सकती है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कम से कम 2 भारतीय होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एमपी में तो मदर टंग बुंदेलखंडी है, तो क्या मैम बुंदेलखंडी में पढ़ाई होगी? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में? किसने कहा आपसे मदर टंग बुंदेलखंडी है? ये सागर वगैरह साइड तो बोली जाती है, मतलब ये डेटा ठीक है। देखिए, बोली और भाषा 2 अलग अलग चीज होती है ना। यहाँ पर हम भाषा की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस उपयोग करा था कि एक ही राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की मदर टंग अलग अलग हो सकती है, मतलब फाउंडेशनल बैच में जो क्लासेस लग रही है वो अलग अलग भाषाओं में हो सकती है। तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए बुंदेलखंडी मदर टंग है, तो उस क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी फाउंडेशनल कोर्सेज चलाने वाले स्कूल से वो अपनी भाषाएं ये रखेंगे। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश को एक ही भाषा को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, आप सभी परिचित हैं इससे। बुंदेलखंडी है, बघेली है, इसके अलावा गोंड जनजाति बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, नर्मदा वैली के आसपास तो गोंड ही बोली जाती है। तो उस क्षेत्र के स्कूलों की भाषाएं स्वाभाविक तौर पर वो हो सकती है ना। मैम अगर इस तरह भाषा का अगर चयन करेंगे तो एक ही क्लास में कई भाषा के बच्चे हो जाएंगे ना भारतीय में। हाँ, ये इसकी एक समस्या है, और कई भाषा के बच्चे इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसफर इशू है। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में कई सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, और तमाम जगह के विद्यार्थी, है ना, जिनकी मदर टंग कुछ अलग रही होगी, लेकिन वो अगर कहीं और पढ़ेंगे तो उन्हें भाषा की समस्या आ जाएगी। तो वही चीज हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन में लिखेंगे, आलोचनात्मक बिंदु क्या है भाषा के परिप्रेक्ष्य में, वो मैं भी आपको लिखाऊंगी। ये जो पॉइंट आपने बोला ये नोट करेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो क्रिटिसिज्म ऑफ लैंग्वेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, भाषा तो समझ में आ गई ना आपको, विशेषकर फाउंडेशनल स्टेज के लिए है ये, यस मैम, है ना, इसमें पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, इधर पे कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम इसमें 5th क्लास के बाद भी तो मतलब लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते थे, किस लैंग्वेज में पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, 5th के बाद भी पढ़ेंगे, 5th के बाद भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि 5 तक, क्योंकि यहीं पर आपको डिसाइड हो जाएगा। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 3 भाषाएं 5वीं तक पढ़ ली, फिर आगे जाके 3 नहीं और चयन कर लिया, फिर 3 नहीं और, है ना। किसी भी भाषा को पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है। आप खुद ही समझिए, आपके सिलेबस में हिंदी है ना, और हिंदी पढ़ने में अच्छे अच्छे लोगों को अभी भी पसीने छूटते हैं, जबकि उनका माध्यम में हिंदी रहा है। इसलिए जो भाषाएं आपने प्राइमरी फाउंडेशनल लेवल पर ली थी, ज्यादातर मामलों में संभावना है कि आगे भी वही परस्यू करेंगे। लेकिन आप जब चाहते हैं
विद्यार्थी तो वो उसे बदल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने भी संस्कृत पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वही चीज है आप। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइम भी हो गया और मैसेज भी आ गया मेरे पास, 1-2 मिनट में अपने आप ही मीटिंग बंद हो जाएगी। बाकी इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट सैटरडे को पढ़ेंगे, है ना। उसके बचे हुए जो की पॉइंट छूटे हुए हैं, 1 क्लासेस और लग जाएगी इसमें, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है ना। तो लिखवाऊंगी नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया है, बोर्ड पे जो चीजें लिखती जा रही हूँ अपनी भाषा में आप लिखते चलिए।